मैं पंकज यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज देवगढ़ राजसमंद से आप सभी बीए द्वितीय वर्ष चित्रकला के विद्यार्थियों का हमारी इस कक्षा में स्वागत करता हूँ। यह जो कक्षा थी हमारी, इस कक्षा में जो चैप्टर चल रहा था वह बोधकालीन चित्रकला है और आज उसका अंतिम दिन है। हम गुफाओं के अध्ययन करते हुए एक बार थोड़ा आपके सामने पूरा रिमाइंड करा देता हूँ, क्योंकि अंतिम है इस चैप्टर का, तो एक बार रिमाइंड हो जाना चाहिए कि अजंता गुफाएं कहाँ मिली, औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य में कैसे बनी, क्या थी ये, पहाड़ को काट कर बनाई गई, कितनी गुफाएं, 30 गुफाएं, किस प्रकार के चित्र, बौद्ध धर्म के चित्र, और किस रंग विधान से बनी है, टेम्परा पद्धति से बनी है, दीवारों पे बनी हैं, क्या क्या बना है, भगवान बुद्ध की जातक कथाएँ बनी हैं, भगवान बुद्ध स्वयं बने हैं और बहुत सारे डिजाइन्स आलेखन बने हैं। तो ये सभी, और फिर हमने पढ़ा गुफा संख्या 9 के बारे में, गुफा संख्या 10 के बारे में, गुफा संख्या 16, 17, गुफा संख्या 2 और गुफा संख्या 1। और गुफा संख्या 1 के सुंदर चित्र पढ़े, बहुत ही विशेष चित्र पढ़े हमने। अब मैं आपको, फिर हमने पढ़ी विशेषताएं। जब विशेषताओं की तरफ चलते हैं ना, तो बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो उन विशेषताओं में चलो मैं पहले बता देता हूँ ताकि फिर दोबारा आ जाएंगे, कोई बात नहीं इसी मुद्दे पे। हाँ, तो हम इस तरह से रेखाओं का चित्रण, नारी चित्रण, विषय की विविधता, रंग विधान, केश विन्यास, आलेखन, भवन और अंतिम पर पहुँचे थे हम मुकुट और वस्त्राभूषण। मुकुट और वस्त्राभूषण, तो मुकुट भी कोई विशेषता हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि यहाँ जो मुकुट बने हैं उन्हीं को शायद कॉपी कर करके आने वाले समय में उपयोग में लिया गया। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यह है चांपे जातक का, इधर नागराज और इधर काशीराज। तो ये दिख रहा है आपको, जो नागराज हैं इनके मुकुट जो है, इनके मुकुट पर सर्प बने हैं, 5 सर्प बने, 3-4 हमें दिख रहे हैं, बाकी धुंधले हैं। तो ये मुकुट बने हैं, मतलब आपने देखा होगा कुछ धारावाहिक आते हैं, रामायण महाभारत आदि के, इसी प्रकार के पौराणिक या राजा रानियों से जुड़े हुए धारावाहिक आते हैं। उनमें जो मुकुट है, उनमें जो वस्त्र है, उनमें जो आभूषण है, उनकी अधिकांश कॉपी अजंता गुफा के चित्रों को देखकर की गई है। तो ये दूसरा देखिए, ये नागराज का मुकुट कैसा है, इनका मुकुट कैसा है। इसके पीछे जो स्त्री है, इसने हल्का सा चेहरे मतलब मस्तक पर एक अलग प्रकार का आभूषण पहना हुआ जो मुकुट ही है। और सबसे शानदार मुकुट अवलोकितेश्वर बोधि स्तूप के चित्र में, यह मुकुट देखिए, मतलब इसमें बहुत सारे छोटे छोटे मोतियों की मालाएं हैं, बारीक मोतियों की मालाएं हैं, एक पूरा झुरमुट सा है मोतियों का, ऊपर पूरा स्वर्णाभूषण से जड़ा हुआ लग रहा है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही भारी है। भारी से मतलब है कि भरा हुआ है पूरा, और एक अलग प्रकार का है। तो ये सभी प्रकार के मुकुट और इनसे भी अलग अलग प्रकार के मुकुट या वस्त्राभूषण इन चित्रों में, अजंता के चित्रों में बने हैं। अजंता के चित्रों में मुकुट, आभूषण तथा वस्त्रों को भी सुंदरता से अंकित किया गया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल नारी चित्रों को ही बनाया, प्रकृति को ही ज़्यादा सुंदर बनाया। उन्होंने बारीक बारीक छोटी चीज़ों को, निर्जीव चीज़ों पर भी ध्यान दिया है। सजीव के साथ साथ इन निर्जीव चीज़ों को भी ध्यान दिया है, क्योंकि यही लावण्य योजना है। लावण्य योजना मतलब जिस प्रकार एक दुल्हन होती है, पर उसके जो वस्त्र आभूषण होते हैं उससे उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। तो उसी प्रकार से इन चित्रों को, ये वस्त्र आभूषण जो हैं, जो इनसे इन चित्रों की सुंदरता बढ़ाने के लिए इनको बना दिया गया है। एक मोती होता है नकली और असली, क्या अंतर होता है देख के ही पता चल जाता है, चमक का अंतर है। तो जो चमक है वही लावण्य है, वही सुंदरता है,
और वही सुंदर बनाने के लिए इन्होंने इन सब निर्जीव चीज़ों को भी, इन वस्तुओं को भी सुंदर बनाया है। राजा और रानी के मुकुट की ऊंचाई में अंतर है। राजा का मुकुट ऊंचा, बड़ा, भारी। रानी का मुकुट सिंगल एक लेयर का, उस तरह का यहाँ बनाया गया है। देवताओं तथा महापुरुषों के मुकुट शिखर के समान ऊंचे और भव्य बनाए जाते थे। अगर कोई महापुरुष है, पुरुष, साधारण पुरुष, राजा, महापुरुष और देवता, इन सभी के मुकुट अलग अलग हैं। पता चल जाता है कि ये मुकुट राजा का है कि मतलब आप मुकुट को देखकर बता सकते हैं कि राजा का चित्र है या देवता का चित्र है। जैसे कि अवलोकितेश्वर बोधिसत्व है, यह किसी देवता का चित्र है, इसका मुकुट राजा से कहीं अच्छा है। यहाँ चांपे जातक में देखिए आप, नागराज एक देवता, देवतुल्य आदि महापुरुष हैं, उनका मुकुट अलग है। ये जो मगध राज हैं, इनका मुकुट थोड़ा हल्का है। तो ये सभी मुकुट से आप इन राजाओं की श्रेणी का या पुरुषों की श्रेणी का पता लगा सकते हैं। अजंता के चित्रकारों ने अपने आकारों की शोभा बढ़ाने के लिए उन्हें बहुमूल्य रत्न से जड़ित लंबी मालाएं पहना दी हैं। हाथों में कड़े पहना दिए, कानों में मीनाकार कुंडल पहना दिए, भुजाओं में भुजबंद पहनाए, कमर में मोतियों और कड़ियों युक्त करधनियाँ पहना दी। करधनियाँ बोलते हैं किसको? करधनी बोलते हैं कमर पर जो आभूषण पहनती हैं स्त्रियां, उसे करधनी बोलते हैं। एक लड़ी, दो लड़ी, तीन लड़ी, चार पांच लड़ी आदि में के रूप में होती है। तो अलग अलग प्रकार के, ऐसा नहीं है कि इन्होंने किसी प्रकार के आभूषण को छोड़ दिया हो। नक्श से लेकर सिख तक का श्रृंगार का इन्होंने ध्यान रखा है। वस्त्रों की सलवटें बारीकी से दिखाई गई हैं, ऐसा नहीं कि प्लेन कलर भर दिया। वस्त्रों की सलवटें हैं तो सलवटें पहनाई गई हैं बारीक रेखाओं से, बार बार खींच के। पुरुषों के अधिकांश अधोभाग में, नीचे के भाग में धोती और ऊपरी भाग में कभी चुस्त या फिर ढीला कुर्ता पहना दिया गया है उनको। ये उनके वस्त्र हैं। स्त्रियों को कोहनी तक की आस्तीन की चोली, हालांकि अधिकांशतः स्त्रियों को इन्होंने ऊपर के भाग को वस्त्र रहित बनाया है, पर जब भी इन्होंने चोली बनाई है तो उसको क्या बनाया है? कोने तक की बनाई है उसकी आस्तीन को। नीचे के भाग में उनको धोती पहने, और नर्तकियाँ हैं तो चुस्त कुर्ता और चुस्त पायजामा पहने उनको दर्शाया गया है। तो मतलब बहुत बारीकी से बने हुए चित्र हैं। तो अजंता गुफाएं जो हैं, ये भारत के लिए, भारत की चित्रकला के लिए एक तरह की संजीवनी बूटी के समान सिद्ध हुई है। क्योंकि जब तक अजंता गुफाओं का पता भारतीयों को या विश्व को नहीं चला था, तब तक विश्व भारत की कला को कला की दृष्टि से थोड़ी हेय दृष्टि से देखते थे, निम्न दृष्टि से देखते थे कि भारत की कला कोई अच्छी कला नहीं है, तो 100-200 साल पुरानी है। पर जैसे ही अजंता की खोज हुई तो भारत की चित्रकला सर्वोत्तम चित्रकलाओं में गिनी जाने लगी। ये है अजंता का महत्व। तो जब भी आप अजंता पढ़ें, मैं तो कहता हूँ चित्रकला के प्रत्येक विद्यार्थी को एक बार जीवन में अजंता जरूर घूम आना चाहिए। अगर आपको चित्रकला से प्रेम है तो अजंता आपके लिए ही बना है। और ऐसा नहीं है कि अजंता में मैंने जो भी बताया कि 8-10 विशेषताएं हैं, विशेषताओं का खजाना है। आप कह सकते हैं कि जैसे कि मुद्राएं मतलब शरीर का विन्यास, शारीरिक विन्यास, जैसे हम केश विन्यास पढ़ रहे थे, वैसे शारीरिक की मुद्राएं देखिए। कभी खड़े मुद्रा, कभी बैठने, और बैठने के भी कभी पद्मासन है, कभी वज्रासन है, कभी धर्मचक्र परिवर्तन है, कभी भूमि स्पर्श है। मतलब अलग अलग मुद्राएं हैं। कभी एक पैर पे ज़्यादा वजन दिए हुए खड़े हैं, कभी सहारा लेके खड़े हैं स्तंभ का। अलग अलग प्रकार के हाथों की मुद्राएं, उंगलियों की मुद्राएं, जो शास्त्रीय कला में जो मुद्राएं होती हैं हाथों की, पैरों की, शरीर की, एक भंग, द्विभंग, त्रिभंग, अतिभंग तक की मुद्राएं यहाँ मिलती हैं। तो ये मुद्राओं के हिसाब से भी अजंता अपने आप में विशेष है। इसके अलावा अगर कहें भाव के लिए, तो जैसे गिफ्ट्स महोदय ने वो कौन सा चित्र था अपना, मरणासन राजकुमारी का चित्र,
उसके लिए तो उन्होंने जो लाइन कही थी वो तो मतलब अजंता की पूरी कहानी बता देती है, उसकी सर्वोच्चता सिद्ध कर देती है कि जो वेनिस और इटली के चित्रकार हैं, फ्लोरेंस के चित्रकार हैं, वो उससे अच्छा क्या कर सकते थे? रंग भर सकते थे, छाया प्रकाश लगा सकते थे, आकार बना सकते थे, परंतु अजंता के चित्रों से अच्छा भाव अभिव्यक्त नहीं कर सकते थे। तो उनके उठने बैठने की दृष्टि से, उनकी आँखों की चित्रण से अजंता के चित्रकारों ने भाव भी बना दिए हैं। तो ये बहुत सारी विशेषताएं हमारे सामने निकल कर आती हैं। और एक और है, बोल सकते हैं हम कि उस समय के जो हैं ये वास्तुकला का भी हमें इसमें दिखाई दे रहा है। अजंता तो है ही वास्तुकला का एक उदाहरण, पर चित्रों में भी वास्तुकला है। भवन में बैठे हुए हैं तो भवन में स्तंभ बने हुए हैं, छत बनी हुई है, फ्लोर बना हुआ है, सब कुछ खिड़कियाँ जालीदार वगैरह, ये सब चीज़ें, मेहराब, सब बना हुआ है। तो मतलब आपको अगर कहीं से कुछ आज के किसी कलाकार को कहीं से प्रेरणा लेनी है तो अजंता गुफा के चित्रों से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो बच्चों, विद्यार्थियों, ये अजंता के जो चित्र हैं ये कितने महत्वपूर्ण हैं आपको पता लगा होगा, और इन्हीं का प्रभाव, इन्हीं का छोटा मोटा प्रभाव आने वाले कई शैलियों में चलता है। इसके आगे जो आएगी वो बाघ गुफा की चित्रकला आएगी। इसके जस्ट बाद की 100-200 साल बाद की, अजंता के बाद की, ये मध्य प्रदेश में है। तो अगला चैप्टर बाघ गुफाओं की चित्रकला में हम आपको बाघ गुफाओं के बारे में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।